नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले जिलाध्यक्ष बनने में जिस तरीके की जो स्थिति बनी है उस पर जगह जगह चर्चा का विषय है। अभी विपक्षी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश के पदाधिकारी बनाए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हैं, वह बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो दलित वर्ग से नहीं आते हैं, पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, आदिवासी वर्ग से नहीं आते हैं। विपक्ष का ये आरोप है, अन्य लोगों का ये आरोप है कि दलित, आदिवासी और महिलाओं की उपेक्षा की गई है। लेकिन क्या किया गया है यह तो आने वाला समय बताएगा। हम आपको बताते हैं कि आज इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या कहा है। आइए हम देखते हैं। देखिए, भाजपा का एक बार फिर दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया है। भाजपा के संगठन चुनाव में 62 जगहों में से सिर्फ 4 जगह एसटी और 3 जगह दलित वर्ग को मौका दिया गया। ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है, और अब ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द ही राजनीति करने का काम करती है, और ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि आज हम पर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं जिनके खुद के जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, जिनकी खुद की कार्यकारिणी बनने में समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करने का काम करती है। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करती है। आज आप देखेंगे जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें महिलाएं हैं, दलित हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे संगठन ने किया है। और हमारा संगठन सर्वोपरि है। संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। जो कार्यकर्ता के हिसाब से जो दायित्व होता है वो उसको देने का काम करता है, और वो कार्यकर्ता प्राणपण। देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त आरक्षण दिया है, और आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो अपनी खुद की कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे, जो अपने खुद के जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए थे। और जो वर्तमान में हालात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और इस दौर में ऐसा लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आरोप तो लगा रही है, लेकिन सच्चाई कितनी है यह आने वाला समय ही बताएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए मध्य के मंच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं, हम आइए जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाते हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। दोनों प्रवक्ताओं के साथ मंजरी जैन जी हमारे साथ जो है। मंजरी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ राजावत जी। सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उसमें क्या चुनावी प्रक्रिया का पालन किया गया था क्या? देखिए उपाध्याय जी, पार्टी सदैव संसदीय प्रणाली से चलती है। जो लोकतंत्र के अंदर हमारी जो पार्टी का एक जो पूरा प्रारूप है, हम सदैव उसी के हिसाब से करते हैं। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पर्ची से निकले थे। एक तरफ वो कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं आरोप के घेरे में ले रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी कार्य प्रणाली प्रॉपर नहीं होती है, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि हम आपने देखा था किस प्रकार से खड़गे जी लड़े थे और शशि थरूर जी लड़े थे। तो बाकायदा हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी, और संसदीय प्रणाली के तहत जो हमारी एक कार्य शैली है उसको पूर्णतः निर्वाह किया गया था। और दूसरी तरफ आपने देखा था किस प्रकार से जेपी नड्डा जी को पुनः अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बना दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी कथनियों करनी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी सदैव जो कहती है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो पूरा रूल है, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनती है। राजावत जी, मुझे जहां तक जानकारी है, आपको शायद आपने भी देखा होगा कि जीतू पटवारी जी का नाम और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का नाम भी अचानक ही आया था। उसके लिए कोई प्रक्रियागत निर्णय लिया गया था क्या? देखिए, बाकायदा जितने भी हमारे वरिष्ठ और जितने भी हमारे एमएलएस थे, वरिष्ठ कांग्रेसी थे, सबसे सलाह मशवरा करके, आपको याद होगा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, उसमें सबको बुलाया गया था बाकायदा दिल्ली में, और उसमें सब एकजुट होकर सबने उसमें फैसला लिया था। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तय किया है तो उनके भी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर आम सहमति से फैसला किया गया होगा?
अभी प्रदेश अध्यक्ष का तो चुनाव हुआ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कि उस विषय पे मैं क्या बोलूं? आप नहीं, बताइए। आपने अभी कहा पर्ची सिस्टम, नहीं आपने कहा पर्ची सिस्टम, आपने बोला पर्ची सिस्टम, तो क्या पहले जो हुआ है वो अपने नेताओं के जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क के बाद हुआ होगा ना? से बने जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर्ची से बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्ची से बने। अब इसमें कहने वाली क्या बात है? सांच को आज क्या उपाध्याय जी आपने नहीं देखा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कैसे बने? क्या उनके चुनाव हुई? क्या संसदीय प्रणाली के तहत सारा काम हुआ? क्या जी जिस प्रकार से जो होता है उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चलिए मैं देखिए, इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा वोटिंग होती थी और अध्यक्ष चुना जाता था। तो क्या कारण है कि जेपी नड्डा जी के लिए स्पेशल रूप से वीटो लगा के और उनको बनाया गया? कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि नहीं, आप बताइए। चलिए मैं इस बात पर मैं राजावत जी एक बार मंजरी जी के पास आना चाहता हूं। मंजरी जी जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, हालांकि अगर कांग्रेस में ये निर्णय होता है तो वो आम सहमति से माना जाता है, लेकिन आपके यहाँ कोई निर्णय अगर होगा भारतीय जनता पार्टी में तो वो ये माना जाता है कि हिटलरशाही है, पर्ची सिस्टम है। लेकिन अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके यहाँ दलितों की, आदिवासियों की और महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है जिला अध्यक्ष में। क्या कहना है आपका? देखिए शशिर जी, सबसे पहली बात तो मैं सिद्धार्थ जी की बात का जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ जो बूथ स्तर से चुनाव हुए हैं, देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली से किस तरह से हमारे यहाँ जब निचले स्तर से चुनाव हुए हैं, उसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्ष, सभी को जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा ही चुना गया है और सामूहिक नेतृत्व उसके लिए निर्णय करते हैं। बाकायदा जो हमारा संविधान है, जो हमारा आंतरिक संविधान है हमारे संगठन का, उसके हिसाब से काम होता है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो अभी सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी इनके जीतू पटवारी जी को बने प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन हो गए और इनके कितने जिला अध्यक्ष घोषित हो गए। तीसरी बात, अगर आपका पूर्व में ही हम रिकॉर्ड देख लें तो आपने कितने SC और ST के बना दिए अध्यक्ष, आपकी गिनती बता दीजिए। हमने तो बनाए हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हमने सबको, जो हमारे संगठन की तरफ से, जो हमारे नीचे से जो नाम आए, जो कार्यकर्ताओं ने नाम सुझाए, उसके हिसाब से हमारे जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी जब सत्ता में रही उसने सिर्फ SC और ST वोटर्स को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया, उनके अधिकारों का हनन किया, उनके साथ अत्याचार किया, उनका शोषण किया, वो आज इस तरीके की बात करते हैं। इनको सिर्फ सत्ता भूख है और जातियों को पंथों में बांटकर ये सिर्फ राज करना चाहते हैं, क्योंकि किसी अंग्रेज ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उसी नीति पर आज चल रही है कि फूट डालो राज करो की जो नीति जो है वो इनकी सदियों से चली आ रही है और उसी पर ये अड़े हैं आज भी। तो ये जनता समझती है। हमारे संगठन में आप देखिए, अभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो लेटर गया और उन्होंने किस तरह से संगठन की जो संगठन के प्रति आस्था और देश के प्रति आस्था और किस तरह हम संगठन और पार्टी के चेहरा बनकर आज जनता के बीच में जाते हैं और कैसी हमारी पहचान होनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा मार्गदर्शन दिया है मंडल अध्यक्षों को कि हमें कैसे सुचिता के साथ, अपने अच्छे आचरण के साथ जनता के सामने जाना, कैसे हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचे, उसके लिए हमें निरंतर कार्य करना है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सकारात्मक भाव से संगठन को मजबूत करते हुए देश को मजबूत करने की जो विचारधारा है, जो संकल्प है, जो मोदी जी कहते हैं कि विकसित राष्ट्र हमको बनाना है, उस मिशन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनके पास। ये हमेशा इनके पास नकारात्मक का भाव है, इनको सिर्फ विरोध करना है, लाइमलाइट में बने रहना है, ट्विटर पर कुछ ना कुछ लिखकर इनके नेता डालते रहते ताकि ये चर्चा में बने रहे और अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी नेतागिरी बचाने के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को पीछे खींचना। देखिए ना, इनके आए दिन संगठन की जब बैठकें होती है तो कमलनाथ जी कहते हैं हमको अनदेखा किया जा रहा है, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं हमको अनदेखा किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो राजनीति संस्कृति है वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, शुचिता और चरित्र, इन सब चीजों का समावेश करके आज संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है और देश को मंजरी जी मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक, समालोचक और बहुत अध्ययनशील पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहता हूं। दोनों के आरोप प्रत्यारोप आपने सुने।
सच्चाई यह मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को ज्यादा बेहतर पता चल सकेगा कि क्या दोनों का राजनीतिक एजेंडा निशाना कहीं और है, जबकि वर्क के स्टाइल में दोनों के इतर विचार होते हैं। जी देखिए सिर सुरेश जी, जी, आप एक्चुअल मुझे सुन पा रहे में हैं? संगठन जो है, हाँ, संगठन में खास बात ये रहती है कि किस प्रकार से एक्टिविटी चले और उन एक्टिविटीज में कार्यकर्ताओं का नियंत्रण किसके हाथ में हो। दूसरा ये देखा जाता है कि जो क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता है उसके सामने किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न पैदा हो। और तीसरा ये देखा जाता है कि संगठन संचालन के लिए जो अध्यक्ष और महामंत्री संगठन रहते हैं बीजेपी में, और महामंत्री अध्यक्ष जो है मूलतः कांग्रेस में, इनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जी मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को आरक्षण की बात के अलावा इसमें में भी संगठनों में भी दलीय दृष्टि से आरक्षण की व्यवस्था होगी। मुझे आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए केवल जो है इस सारे मामले में केवल संदेश देने का प्रयास होता है और उस संदेश से इधर उधर कुछ भी नहीं। अब आती है बात ये कि जिन महानुभावों ने ये सब बयान दिया है उनके राजनीतिक निहितार्थ क्या है। वो राजनीतिक निहितार्थ इतना भर कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो 62 लोगों की नियुक्ति हुई है उनके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करी जाए कि भैया आपके जिले से दलित नहीं आया, आपके जिले से आदिवासी नहीं आया, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ये एक राजनीतिक तरीका बन गया है। सुशील जी, बहुत सामान्यतः हम यदि सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें ये मालूम चल गया है कि हमारी जो राजनीति में काम करने वाला हमारा जो युवा है उसके पास अपनी तरफ से दिखाने के लिए कुछ नहीं है, केवल कंट्रोवर्सी। यदि हमारे मित्र जो राजनीति में दोनों वरिष्ठ साथी हमारे पत्रकार जो प्रवक्ता साथी हैं, वो यदि ये बताने लगेंगे कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए उनका मकसद क्या है, वो जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए उनका मकसद क्या है, जिस प्रदेश में वो काम करते हैं राजनीति में क्यों आए, उस प्रदेश को क्या देना चाहते हैं, देश के बड़े नेता ये बताने लग जाए हम देश को क्या देना चाहते हैं। मुझे लगता है इस जो हलकट बातों पर राजनीति देश की उतर आई है कि आपने दलित को क्यों नहीं बनाया, आपने आदिवासी को क्यों नहीं बनाया, आपने जो है पटवारी साहब को निर्वाचन क्यों नहीं किया, ये सब जो बातें हैं ये वास्तव में राजनीति के सब्जेक्ट ही नहीं हुआ करते थे। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के यदि देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राजनीति में गंभीरता से बात करने वाले लोग थे। आज उथली भाषा और उथले व्यक्तित्व के लोग जो हैं उन्होंने सारे वातावरण को इस प्रकार से विषाक्त बना दिया है कि अब आप बताइए कि आज हम 4 लोग डिबेट कर रहे हैं, इन 4 में दलित कौन है और दलित का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो यदि हमने यही सब चीजें देखना है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो मेरी सीख हो गई, लेकिन राजनीति जो है उस राजनीति में शिशिर जी ये करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि विजन, विचारधारा और विवेक, इन तीनों का इस्तेमाल करके राजनीति आगे बढ़ेगी तो ही भला हो सकता है। अन्यथा आप देख लीजिए, मैं बहुत कटु बात कह रहा हूं ये कि एक व्यक्ति इस समय देश में केवल विजन की बात करता है, विजन 2047। बाकी के नेताओं के मुंह से यदि किसी का कोई विजन स्पष्ट हो रहा हो, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूं, मैं तेजस्वी जी की बात कर रहा हूं, मैं आप दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आपने जहर मिलाया हुआ पानी की बात सुन ली, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा दिल्ली के लिए सपना क्या है। तो ये जो विजन लेस वातावरण पॉलिटिक्स का हो रहा है, इसी के कारण लोगों की सीटें घट रही हैं। आप कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, उस पार्टी को 3 चुनाव हो गए 100 बनाने के लिए, शतक नहीं लगा पाए, और आप ये कह रहे हो कि साहब उनने दलित को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, आपने उसको नहीं बनाया। ये कहां राजनीति जा रही है, ये मेरी गंभीर चिंता है। इसलिए मैंने आपकी डिबेट का उपयोग करके ये बात कही है कि इन नेताओं को इन सब बातों से बाहर निकल करके अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहिए। हम बहुत लोग ऐसे देखते हैं जिनको देख करके एक श्रद्धा भाव पैदा होता है,
वो क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि हम हल्की बातें कर रहे हैं, हम सामान्य से नीचे की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेश जी। मैं राजावत जी के पास आना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, आपने अभी सुरेश शर्मा जी की बात सुनी, मंजरी जी की बात सुनी। आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह की जो बंटवारे वाली बात है, ये नहीं करना ज्यादा उचित है? देखिए उपाध्याय जी, मैंने शर्मा जी को भी सुना, मंजरी जी को भी सुना। सर्वप्रथम मैं मंजरी जी का ही जवाब देता हूं। इन्होंने एक तो कमलनाथ जी का नाम लिया, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर पार्टी की बात की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा, अब तो एक और हो गई है अपना नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा। तो अंदरूनी इतने गुट हो गए, गोविंद राजपूत भाजपा, और एक और है वहां पे भूपेंद्र सिंह भाजपा। तो पहले, और बीडी शर्मा जी अलग अपनी रस्साकसी में लगे हैं, और नरोत्तम मिश्रा जी साथ बैठ के अपनी भाजपा बना रहे हैं। तो पहले अगर आप एक उंगली सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ जाएंगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी को और मंजरी जी को अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। ये वही पार्टी है जिनके एक सिपाही के ऊपर लड़ाई चल रही है कि सिपाही है किसका। अब सब उसको ढकेने में लगे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जिसके एक सिपाही के घर से 100 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, और एक तरफ उसका 150 करोड़ का बंगला, आज पेपर में आया है कि 160 करोड़ का बंगला दुबई में है, उस पर भी मंजरी जी जरा जवाब दें। कांग्रेस पार्टी को तो घेरने में जी जी जी, आपकी आवाज कुछ कट रही है सिद्धार्थ जी। आपकी आवाज में, टेक्निकल टीम आवाज जब तक सुधारेगी, मैं मंजरी जी के पास आना चाहता हूं। मंजरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंजरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये चाहता हूं कि मंजरी जी, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा है, सिद्धार्थ जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब आपकी तरफ से आ जाए, क्योंकि सिद्धार्थ जी की आवाज थोड़ा कट रही है। जी, प्रदेश में जो हालात हो रहे हैं, जैसा मंजरी जी ने कहा है, जैसा दूसरे अन्य तरफ से आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, सुरेश शर्मा जी ने जो बात कही है, क्या लंबे समय से मध्य प्रदेश के या देश के इतिहास में राजनीतिक दल जो करते हैं, जो उनका संविधान होता है, उस संविधान के तहत ही आगे बढ़ते हैं, उस संविधान के तहत ही लगातार कार्रवाई करते हैं, और जो किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मंजरी जी ने जो कहा है, उनकी दृष्टि से, उनके संविधान के हिसाब से मंजरी जी बहुत बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने जो बात, राजावत जी ने जो बात कही है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जरूरत से ज्यादा फूट है और कांग्रेस में कम है। वहीं सुरेश शर्मा जी की बात है कि सुरेश शर्मा जी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। अब मंजरी जी ने जैसा बीडी शर्मा जी की बात करी है, या सिद्धार्थ राजावत जी ने जो बात की है, क्या आपको लगता है, हमारे दर्शक इस पर शायद सहमति देंगे, कि क्या आपको लगता है कि पूरे देश में इस समय राष्ट्रहित की बात चल रही है, देश को 2047 के जो विजन पर ले जाने की बात चल रही है, तो उस विजन पर पहुंचने के लिए हमको इस जातिगत राजनीति से परे उठना पड़ेगा, हमें अलग हटना पड़ेगा। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह हो सकती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या इन हालातों में कोई जिम्मेदार है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा या जो हमारे समीक्षक हैं, ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहना किसको है, करना किसको है, यह तो स्पष्ट करना ही होगा। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंजरी जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में सिद्धार्थ राजावत जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और